नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये स्पेशल वीडियो होगा 71 बीपीएससी को लेकर। 71 बीपीएससी के लिए किस प्रकार सभी से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए ज़रूरत है आपको, सिलेबस क्या है पीटी और मेंस का, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए और अभी पीटी के लिए पढ़ें या मेंस के लिए कहाँ से पढ़ाई को शुरू करें, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये वीडियो होगा। वीडियो के से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जिनका भी 70 बीपीएससी पीटी है 17 नवंबर को, कृपया करके वीडियो ना देखें, ये आपके लिए नहीं है। टाइम बर्बाद ना करें, इतने देर में आपका कुछ एमसीक्यू तैयार हो जाएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि ये भी ज्ञान ना दें कि 70 बीपीएससी हुआ नहीं, आप 71 का बताने लग गए। मेरा काम है ये 71 बीपीएससी की तैयारी के लिए मई से मेरे पास बच्चे जुड़े हुए हैं, पेड ग्रुप में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उनके प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है और इसीलिए उनके लिए वीडियो लाया हूँ। कई सारे 71 बीपीएससी की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। नवंबर में आपका एग्ज़ाम देर हुआ है, 71 वालों का इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए उनको गाइड करने के लिए संपूर्ण रूप से वीडियो होगा। 70 बीपीएससी आपको देना है तो कृपया करके ये वीडियो आपके लिए नहीं है, मत देखें इस वीडियो को। पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया है, अपना ज्ञान अपने पास रखें, कमेंट में ना दें। 71 बीपीएससी को लेकर किन चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम का डेट क्या मुझे पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। जो बीपीएससी का एक ट्रेंड था जो कुछ साल पहले सेट किया गया था, उसके हिसाब से 30 सितंबर को एग्ज़ाम होता है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि 30 सितंबर को होगा। इस बार भी 70 बीपीएससी 30 सितंबर को ही होने वाला था, लेकिन आरक्षण के इशू के कारण से डेट आगे बढ़ गया है, इस कारण से ही यहाँ पर विलंब हुआ है 70 बीपीएससी में। तो हम मान कर चलेंगे कि ये 30 सितंबर को ही होगा। हम लोग सिलेबस देखेंगे, पीटी और मेंस दोनों का ही सिलेबस समझेंगे ज़रा डिटेल में, और पीटी की तैयारी करनी चाहिए अभी या मेंस की करनी चाहिए, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करें, क्या तैयारी का सही बैकग्राउंड होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर भी देखेंगे। बुक लिस्ट की जानकारी भी लेंगे हम लोग। ये 5 प्रमुख मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 71 बीपीएससी की तैयारी शुरू करने का इससे अच्छा समय नहीं होता है। आप अगर आज से शुरू करेंगे तो आप विलंब हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास में मई से बच्चे जुड़े हुए हैं जो आंसर राइटिंग निरंतर करते आ रहे हैं, उनके कई सारे चीज़ें पूरा भी हो चुका है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब आंसर राइटिंग पूरा भी हो चुका है। इकोनॉमिक्स भी लगभग आधा हो गया है। हमारा नया ग्रुप 20 सितंबर से शुरू हो रहा है आंसर राइटिंग को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। 20 सितंबर से शुरू हो रहा है आंसर राइटिंग को लेकर नया ग्रुप 71 बीपीएससी को लेकर, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं 71 बीपीएससी की तैयारी किस प्रकार से करनी है इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। सिलेबस देखिए, सबसे पहले सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कितने खंडों में होती है, बिल्कुल बेसिक्स हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सिलेबस देखेंगे, एग्ज़ाम किस प्रकार से होती है, ऑप्शनल क्या होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस पर बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, यही आंसर राइटिंग के लिए शुरू किया है हमने, जिसमें डेली आंसर राइटिंग होगा। डेली 1 से 2 सवाल मिलेंगे, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं सवाल, और आंसर चेक होकर नेक्स्ट डे आपको मिल जाता है। वीकली टारगेट होगा, 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले आपको टारगेट दे दिया जाता है, उसी हिसाब सवाल पूछे जाएंगे आपसे। कंप्लीट सिलेबस होगा, पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, फिर जीएस1 जीएस2 को होगा। सैटरडे को इसमें निबंध मिलता है, मॉडल आंसर मिलेगा, डेली न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश, करंट मैगजीन डिस्कशन जो है वो भी आपको पीडीएफ इसी मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर राइटिंग होता है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिमिटेड लोग ही जुड़ते हैं हमसे, ये चीज़ तय है। अभी वर्तमान में 71 ग्रुप में जितने मेंबर हैं वो फुल हो चुका है, उसमें किसी को भी ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आपको जुड़ना होगा तो नए ग्रुप से जुड़िएगा, ये भी जल्दी ही भर जाएगा, 20 सितंबर से शुरू होने वाला है। कई सारे बच्चे ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे पास में। चलिए अब सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। अगर आप बीपीएससी के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सिलेबस यही दिखेगा, जो अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं है। अपडेटेड का वहाँ पर टैग चलता रहता है, बड़ा ही सुंदर सा चमकदार सा बीपीएससी की वेबसाइट पर, लेकिन ये अपडेटेड कतई नहीं है। अपडेटेड सिलेबस कतई नहीं है। ये सिलेबस क्या डिफाइन है? बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। बीपीएससी का है या किसी भी सिविल सर्विसेज का कभी भी सिलेबस डिफाइन नहीं होता है। बीपीएससी एग्जाम 3 चरण में होता है, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं बंधुओं। पीटी होगा सबसे पहले, उसके बाद से आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटरव्यू होती है, उसके पश्चात से आपको नौकरी मिलती है। आपका जिस पद के लिए चयन होता है वो सबसे इंटरव्यू के पश्चात होता है। ये तो बेसिक आपको पता होगा। पीटी में आपके 1 पेपर होते हैं, पीटी में अभी तक तो 1 ही पेपर होता है। बाकी स्टेट पीसीएस यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, एक सीसैट का अलग होता है और जीएस का अलग होता है। बीपीएससी में एक ही जीएस का पेपर होता है जिसमें 150 सवाल होते हैं।
हैं -1/3 जो है ये निगेटिव मार्किंग के साथ में आपको 90 प्लस में मार्क्स लाने होते हैं पीटी को सिक्योर करने के लिए। 69 पीटी के हिसाब से आपको 95 प्लस में लाने पड़ेंगे अगर आपको पीटी निकालना है। तो पीटी का एग्ज़ाम 2025 में सितंबर में संभावित है, लेकिन तैयारी 1 वर्ष पहले से करनी होती है, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। 1 वर्ष की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए होता है किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए। यूपीएससी देंगे तो कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा समय लग जाता है कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। पीसीएस अगर आप देंगे तो सबसे सही समय यही है, क्योंकि आप मेंस के आंसर राइटिंग अभी से 6 महीना प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप मेंस और पीटी के दोनों तैयार हो पाएगा थोड़ा बहुत आपका, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो 3 चरणों में मुख्य एग्ज़ाम होता है। उसके बाद से मुख्य एग्ज़ाम में ऑप्शनल का पेपर जो था पहले वो सब्जेक्टिव होता था, अब उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है। ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसमें, केवल आपको पासिंग मार्क्स लाना होता है। मेंस एग्जामिनेशन में कौन कौन से पेपर होते हैं तो GS1 का होता है, GS2 का होता है और निबंध के पेपर होते हैं। निबंध के पेपर होते हैं, ये टोटल 900 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं आपके, जिसमें से आपको मार्क्स लाना होता है। इसके अलावा एक हिंदी का पेपर होता है आपका, जिसमें केवल पास करना होता है आपको 30% मार्क्स के साथ में। और दूसरा एक पेपर होता है आपका ऑप्शनल का, जिसमें आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से, जैसे जनरल को 40 नंबर लाना पड़ता है, SC ST OBC इन सभी के मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बनाए गए हैं। ऑप्शनल जो है अब ऑब्जेक्टिव होता है, पहले सब्जेक्टिव होता था। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के बारे में हो गया। GS1 में क्या क्या होता है तो GS1 के अगर सिलेबस की हम लोग बात करें, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप ही के लिए बेसिक से समझा रहा हूँ चीज़ों को, तो समझ लीजिए इस चीज़ को। GS1 में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मॉडर्न हिस्ट्री होता है 1850 के बाद से, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो 1850 के बाद से होता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछे जाते हैं और बिहार स्पेशल से सवाल होते हैं 1850 के बाद के इतिहास से। ये GS1 का हिस्ट्री का भाग हो गया। उसके अलावा GS1 में करंट अफेयर के सवाल होते हैं। इसमें नेशनल करंट अफेयर जो होता है, राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर, इसको प्राथमिकता दी जाती है। IR से 2 सवाल पूछे जाते हैं, सामान्यतः लॉन्ग फॉर्मेट के ये सवाल होते हैं IR के, तो IR हो गया, GS हो गया। इसके अलावा स्टैटिक्स से 2 सवाल पूछे जाते हैं जो 72 मार्क्स के होते हैं आपके मेंस में GS1 के पेपर में। तो ये हो गया आपका GS1 का पेपर भी मैं दिखाऊंगा आपको। GS2 पर अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझेंगे GS2 का, तो GS2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं बंधुओं, तो GS2 में आपके हो गए, GS2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें पॉलिटी प्रभावी होता है, पॉलिटी का काफ़ी अच्छा खासा योगदान होता है। उसके पश्चात ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद साइंस एंड टेक है। ये 4 सब्जेक्ट इसमें प्रभावी रहते हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन जैसी जो चीज़ें हैं वो भी एक आध सवाल पूछ लिया जाता है। इकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ 1 सवाल पूछ लिया जाता है। 1 से 2 सवाल आपदा प्रबंधन से पूछ लिया जाता है, 1 से 2 सवाल इकोलॉजी से रहते हैं। पॉलिटी का अच्छा वेटेज है, ज्योग्राफी का अच्छा वेटेज है, इकोनॉमिक्स का अच्छा वेटेज है और साइंस एंड टेक का अच्छा वेटेज है। इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावी रहती हैं। एक बिहार स्पेशल जो है वो कई बार जोड़कर आपसे पूछा जाता है, बिहार स्पेशल आपसे जोड़कर पूछा जाता है, लेकिन बिहार स्पेशल को कम कर दिया गया है 68 BPSC के पश्चात से। इसमें करंट अफेयर हावी रहता है, चाहे वो GS1 का पेपर हो, चाहे वो GS2 का पेपर हो, करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा हावी रहता है। करंट अफेयर भी कौन सा बंधुओं, तो मेंस के लिए आपको 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है और पीटी एग्ज़ाम के लिए 1 ईयर का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना पड़ता है। पीटी के लिए 1 ईयर, यानी कि सितंबर में आपका अगर एग्ज़ाम होगा तो इस सितंबर से करंट अफेयर आपको तन मन धन से संपूर्णता के साथ में पढ़ना पड़ेगा। सितंबर से आपको करंट अफेयर संपूर्णता के साथ में पढ़ना पड़ेगा। जब मैं संपूर्णता शब्द यूज़ करूँ, इसका तात्पर्य होता है कि पूरे लगन के साथ में पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर वन लाइनर नहीं पूछे जाते हैं। अब आपको वन लाइनर के साथ में कॉन्सेप्चुअल जो सवाल होते हैं, एनालिटिकल सवाल होते हैं, उस तरह के भी कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। यानी कि 1 ईयर का अगर आपको करंट पढ़ना है तो 71 वालों जाग जाओ, आपके पास में समय नहीं, आपका समय आ गया। आपको लगता था कि एग्ज़ाम बहुत दूर है, अब 1 साल बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इस 1 साल कहाँ निकल जाएगा आपको तो पता नहीं चलेगा। करंट अफेयर अब आपको पढ़ना है, अभी से पढ़ना है करंट अफेयर डिटेल में। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मंथ का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका मेंस होगा उस हिसाब से इसको डिसाइड कर लेंगे। ये हो गया आपका एग्ज़ाम की रूपरेखा। सिलेबस की बात करें हम लोग तो सिलेबस यहाँ पर कोई खास
डिटेल में नहीं दिया जाता है। सिलेबस बहुत ही छोटे से हिस्से में दी जाती है, जहाँ पर आपको लिख कर दिया गया 120 अंकों का इंटरव्यू होगा, 900 अंकों का आपका क्या होता है तो मेंस एग्जामिनेशन होता है, 120 का आपका इंटरव्यू होता है, 1020 में से आपका मेरिट बनता है, 1020 में से मेरिट बनता है। जहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जो लिखा गया है इतने सामान्य तरीके से लिखा गया है कि आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। ये हो गया आपका सामान्य जो जीएस है उसका सिलेबस। सामान्य भूगोल जैसे बिहार के भूगोल, नदियां, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इन सभी चीज़ों की चर्चा की गई है। यही आपका सिलेबस है। सिलेबस में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें दे गए हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव, प्रेक्षण संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी, परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, यानी कि कॉमन लॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है इन महोदय के द्वारा। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। भूगोल विषय में भारत और बिहार का भूगोल भी पढ़ना है आपको। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि आर्थिक व्यवस्था भी पढ़ना है, देश का पंचायती राज भी पढ़ना है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप, यानी कि 1850 के पश्चात जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसके बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। परीक्षा के लिए मानक पाठ्यक्रम का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। अब ये हिंदी का है, ये GS1 का है, ये GS2 का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसका दिया हुआ, हिस्ट्री का दिया हुआ है। यहाँ पर आपको GS2 में पॉलिटी और अर्थशास्त्र वगैरह की चर्चा की गई है। यही है सिलेबस बस। उसके बाद से ऑप्शनल का शुरू हो जाता है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हैं तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ऐसे ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं। और जो आपका एक है पॉलिटी, ये ऐसे ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं जिसको रखने पर आपको बाहर की चीज़ें कम पढ़नी पड़ेंगी, कम मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जब उसमें मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो हम एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट रखकर हेडेक क्यों बढ़ाएं। तो आपको मैंने ऑप्शनल का भी हिंट दे दिया है। अब जरा देखते हैं पीटी मेंस की तैयारी किस प्रकार से। समयावधि को बांटकर हम लोग करेंगे। सितंबर से जनवरी, जनवरी से जून और जून से नेक्स्ट सितंबर की प्लानिंग हमें करेंगे, जिसके तहत अगर आप पालन करते हैं तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप सीरियसली कैंडिडेट होंगे, सीरियसली पढ़ेंगे अभी से, तो अभी ही पढ़ने का समय है, आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आप हुरहुर दबंग वाले होंगे, इधर उधर कोचिंग भाग रहे होंगे और बाकी चीज़ों में व्यस्त होंगे, तब तो कोई बात नहीं, अगले सितंबर में फिर हम लोग मिलेंगे। देखिए डिटेल में हम लोग बातचीत करते हैं। सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है, सिलेबस मैंने आपको समझाया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिलेबस क्या है। एक एग्ज़ाम का मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया है कि सिलेबस की बेसिक चीज़ें क्या हैं। बेसिक चीज़ें क्या हैं कि गुरु जो सब तक पूछा गया है उसका एनालिसिस करो और पढ़ लो अच्छे से। मेंस के लिए 6 मंथ का करंट पढ़ो, GS1 को अच्छे से पढ़ो, GS2 को अच्छे से तैयार करो, मेंस को अच्छे से तैयार करो जिससे पीटी तैयार हो जाए। ये अगर आपने लिख कर चिपका लिया कि मेंस को जितने अच्छे से आप तैयार करेंगे आपका पीटी तैयार हो जाएगा, तो आपका बेड़ा प्यार सिविल सर्विस में लग सकता है। वरना वन लाइनर रटवाने वाले तो पटना में टीचर्स भरे हुए हैं। आप रटिए बैठकर, 6 महीने पश्चात आप फिर से वही बोलेंगे कि मुझे लिखना नहीं आ रहा है, मुझे लिखना सिखा दीजिए, और उस समय कुछ काम बन नहीं पाता है। जैसे आज जब 70 BPSC पीटी का ऐलान हो गया है तो कई सारे ऐसे होनहार विद्यार्थी आते हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे आंसर राइटिंग करवा दीजिए। मैं कैसे आपसे झूठ बोल दूं कि 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है और अभी आप पीटी के मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए। कतई ये सही नहीं होता है। 17 नवंबर को जिनका एग्ज़ाम है, अगर वो अब आंसर राइटिंग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, पीटी भी रह जाएगा, मेंस तो कतई नहीं हो पाएगा। मेंस जो है अभ्यास का समय होता है, निरंतर अभ्यास चाहिए होता है, क्योंकि 3 घंटे में आपको 20 सवाल लिखने होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में 3 घंटे में 20 सवाल लिखने होते हैं, जिसमें 5 से 6 शॉर्ट आंसर, 5 से 6 लॉन्ग फॉर्मेट के आंसर होते हैं और बाकी जो होते हैं वो शॉर्ट फॉर्मेट के होते हैं। 32 से ज़्यादा पेज आपको वहाँ पर लिखना होता है 3 घंटे में। यकीन ना हो तो कभी रूम पर लिख कर देखिएगा, हाथ ना दुखे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मेंस के बारे में ये चीज़ होता है। हम लोग ज़रा बांट कर चलेंगे, सितंबर से जनवरी और जनवरी से जून और जून से सितंबर, समयावधि को बांट कर चलेंगे। एक प्लानिंग निरंतर होनी
चाहिए आपके पास में। पर डे का एक टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे ज्योग्राफी के 3 चैप्टर पढ़ने हैं, आज मुझे पॉलिटी के 3 चैप्टर पढ़ने हैं। जिनको 71 देना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सीरियस कैंडिडेट तो मई से शुरू कर चुके हैं, आप अब भी शुरू करके पा सकते हैं मंजिल को, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि शुरुआत में हमें क्या करना है, अभी से लेकर हमें जून तक, सितंबर से जून तक मेंस की खूब अच्छे से तैयारी करनी है। खूब अच्छे से मतलब क्या होता है बंधुओं, सबसे पहला मतलब इसका होता है कि जो सिलेबस है हमारा उसको हम पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, GS1 और GS2 को। दूसरा होता है कि उत्तर लेखन का निरंतर अभ्यास कर लेंगे, जिससे हमें उत्तर लेखन खूब अच्छे तरीके से आ जाए, स्पीड भी अच्छी हो जाए। शुरुआत में देख कर लिखेंगे, उसके थोड़े दिनों के पश्चात खुद से याद करके लिखेंगे, फिर थोड़े दिनों के पश्चात तो आंसर बस जीभ पर होगा, जैसे ही सवाल आएगा लिख देंगे बस। इस स्थिति में पहुंचने के लिए अगले जो 8-9 महीने हैं वो आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। यकीन मानिए तब जाकर आप उस स्थिति में पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे, कतई नहीं हो पाएगा। तीसरा, हमें निबंध लेखन पर खूब अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि निबंध लेखन भी GS1 GS2 के जैसे ही 300 मार्क्स का ही होता है। जिस प्रकार से 300 मार्क्स के तीनों पेपर होते हैं, तीनों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ें हमें अगले 8 से 9 महीनों में तैयार करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा मेंस खूब अच्छे से तैयार हो पाएगा। और मेंस जब हमारा अच्छे से तैयार होगा तो PT का अधिकांश हिस्सा केवल फैक्ट्स को छोड़कर और MCQ प्रैक्टिस को छोड़कर बाकी PT का अधिकांश हिस्सा हमारा तैयार हो गया रहेगा। हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि ज्योग्राफी का ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने उस चैप्टर का आंसर राइटिंग कर लिया होगा। हमने हिस्ट्री का हर चैप्टर का, मॉडर्न हिस्ट्री का आंसर राइटिंग कर लिया होगा। हमने पॉलिटी के हर चैप्टर का आंसर राइटिंग किया हुआ होगा। तो जब हमारे सामने उससे जुड़े हुए सवाल आएंगे तो हमें बस उसको एक बार रिवाइज करना होगा, हमें याद आ जाएगा। सबसे सही तरीका यही होता है कि मेंस के लिए आप खूब अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि आपका PT तैयार हो जाए। मेंस के लिए निरंतर 8 महीने लिखिए, घसिए, देख देख कर लिखिए। शुरुआत में बुक की हेल्प लीजिए, PYQ मेंस का सॉल्व कीजिए, जिससे PT की तैयारी अपने आप ही हो जाती है। नोट्स बनाना भी अभी से ही शुरू करना पड़ेगा आपको। देखिए, ये शुरुआत का जो महीना होगा, मैंने पहले ही बताया आपको, सितंबर से जनवरी तक का रखिए कि इसमें NCERT मुझे पूरा कंप्लीट कर लेना है। किस किस का NCERT वो मैं बताऊंगा आपको। जनवरी से जून के दौरान NCERT रिवीजन के साथ साथ रेफरेंस बुक जो होंगे, जिसको पढ़ना ही पड़ेगा। NCERT पढ़ के आप PT मेंस पास नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। वो बुक मददगार ज़रूर होता है, लेकिन वो बुक पढ़ के आप PT मेंस पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्कूल लेवल की बुक होती हैं। विश्लेषण उसमें कमज़ोर होता है, इसीलिए आपको विश्लेषण के लिए रेफरेंस बुक पढ़ना ही पड़ेगा। एडवांस फैक्ट के लिए रेफरेंस बुक पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जनवरी से जून के दौरान रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और GS के आंसर राइटिंग के साथ निबंध का आंसर राइटिंग करेंगे। और जून से सितंबर के दौरान PT का अभ्यास होगा, मुख्य रूप से PT पर ही मुख्य रूप से फोकस होगा। मेंस का भी कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते रहेंगे। यही सबसे सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपके पास में इससे बेटर कोई स्ट्रैटेजी है तो कृपया करके अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करें। मेरे हिसाब से सबसे सटीक स्ट्रैटेजी यही है कि आप अभी से लेकर सितंबर से लेकर नेक्स्ट जून तक मेंस की खूब अच्छे से तैयारी करें। हर सब्जेक्ट को पढ़ें, हर टॉपिक पर आंसर राइटिंग करें, जिससे आपका तैयार हो जाए। जून के पश्चात आपके पास में सारा कुछ तैयार हो, फिर आप PT की तैयारी में लगें। सबसे सही तरीका यही होता है। मेंस के बुक लिस्ट पर आएंगे, उससे पहले सब्जेक्ट देख लीजिए मेंस के लिए कौन कौन सा होता है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर होता है बंधुओं। मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मुख्य रूप से किस में पूछे जाते हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री में। पॉलिटी होता है, जिसे पॉलिटी में बिहार की पॉलिटी भी इंक्लूडेड है। बिहार की जो पॉलिटी है वो भी इंक्लूडेड है इसमें। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछा जाता है आपसे, इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी जो है, बिहार की ज्योग्राफी में जो सोशल ज्योग्राफी का हमारा भाग है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भाग है, आर्थिक भूगोल जो है, जैसे खनिज संसाधन है, उसको जोड़कर पूछा जा सकता है। या एग्रीकल्चर सवाल पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कंबाइंड हो जाते हैं GS2 में। GS2 पेपर में शॉर्ट आंसर इंक्लूड कर दिया गया है, आपको पता है ना। पेपर देखा है आपने 69 मेंस का, मैं आपको दिखाऊंगा। शॉर्ट आंसर राइटिंग में ज्योग्राफी के सीधे सवाल ही पूछे जाते हैं। कई बार उसको जोड़ जोड़ कर इकोनॉमिक्स के साथ हाइब्रिड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं।
इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग तो मुख्य रूप से करंट अफेयर ही पूछा जाता है मेंस में, इसमें केवल और केवल करंट अफेयर ही पूछा जाता है। हाँ, बिहार का फैक्टर इसमें इंक्लूड हो सकता है, बिहार की योजना अगर है, बिहार की इकोनॉमिक सर्वे है तो वहाँ से सवाल बनाए जाते हैं और वो आपसे पूछा जाता है। करंट अफेयर की हम लोग अगर बात करें तो ये चाहे GS1 पेपर हो, उसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है। GS2 में आपसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और आपदा प्रबंधन, इनसे जुड़े हुए करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जनरल करंट अफेयर के सवाल ही पूछे जा सकते हैं। जैसे पर्यटन है, इसको आप कहाँ पर रखेंगे, इसको आप इकोनॉमिक्स में रखेंगे, इसको आप ज्योग्राफी में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे इसको आपको, या नॉर्मल में रखेंगे, बिहार स्पेशल में रखेंगे, कहीं पर भी रख लीजिए। सामान्य जो बुद्धिमत्ता के प्रश्न होते हैं करंट अफेयर वो भी पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक जो है इसमें मुख्य रूप से करंट के सवाल पूछे जाते हैं या तो PYQ। अगर आपने PYQ को खूब अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, मेंस PYQ की मैं बात कर रहा हूं, तो का जो साइंस एंड टेक है आपका वहां से आ जाएगा, वो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मुश्किल से 10 टॉपिक भी नहीं है जहां से सवाल पूछा जाता है साइंस एंड टेक का। तो GS1 और आपका साइंस एंड टेक करंट अफेयर जो है ये सब ऐसे हिस्से हो गए जो मेंस में लगातार पूछे जाते हैं। GS1 का जो आपका सिलेबस है बहुत ही छोटा है। हिस्ट्री में 10 से 12 टॉपिक हैं जहां से सारे सवाल आपके बन जाते हैं। GS2 में आपका करंट अफेयर के कारण से बहुत ही वास्ट हो जाता है, खास तौर से 68 BPSC के बाद से जब से शॉर्ट आंसर इंक्लूड किया गया है। GS2 का पेपर वाकई बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और फैला हुआ हो गया है, उसको समेट पाना बहुत ही कठिन हो गया है। इतना कुछ समझ में आ गया होगा। राम कथा कोई चल नहीं रहा है कि आप हाथ में फूल लेकर बैठें। ज़रा समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 71 BPSC के लिए सबसे सही समय यही है। अभी नहीं तो फिर आप पछताएंगे। जनवरी के बाद अगर आपने शुरू किया तो बहुत कम समय आपके पास बचेगा। बुक लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो भूगोल को लेकर 6 से 11th की NCERT पढ़िएगा, एक बार अभी पढ़िएगा ही पढ़िएगा। आंसर राइटिंग में अगर आप जुड़ेंगे तो मैं आपको आंसर राइटिंग जब करवाऊंगा तो उसमें आपको पढ़वा ही देता हूं सारा, इसके तो वीडियोस भी अपलोड हैं। इतिहास के लिए 11th 12th की ओल्ड NCERT पढ़िए, केवल मोर देन एनफ है, ये एनफ से भी ज़्यादा है, मोर देन एनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सफिशियंट होता है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, PT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक स्पेक्ट्रम आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई किताब मत छूइए, इतिहास के लिए इतना मोर देन एनफ होता है, कोई किताब आपको छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक्स के लिए 9 to 11th की इकोनॉमिक्स में आपको पढ़वाऊंगा। आंसर राइटिंग जब आपसे करवाऊंगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आंसर राइटिंग लिखने के लिए आपको विवश कर दूंगा। जब आप आंसर राइटिंग में डेली मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि आज 10th के इकोनॉमिक्स से दिए इस चैप्टर को पढ़िए, तो आंसर लिखने के लिए आप पढ़ेंगे ही, तो आपका इकोनॉमिक्स उससे कंप्लीट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर को लेकर 11th की जो न्यू NCERT है उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, 1 से 2 बार। बाकी BPSC PYQ मेंस PYQ को और UPSC मेंस PYQ के अगर आप आंसर राइटिंग के लिए GS1 के दौरान जब मैं आपको आंसर राइटिंग करवाऊंगा तो सिलेबस देकर, तो उस दौरान आर्ट एंड कल्चर आपका कंप्लीट हो जाता है। 15 करीब में इसमें टॉपिक हैं, 15 करीब में टॉपिक हैं जहां से सवाल बनते हैं आर्ट एंड कल्चर में। वो सारे के सारे जब आप उत्तर लेखन कर लेंगे तो एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आता है। पहले ही मैंने आपको बताया कि GS1 का सिलेबस छोटा है, लेकिन GS2 का इतना बड़ा है कि लपेट पाना उसको बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा अगर बुक लिस्ट में बात करें तो साइंस का बुक आपको 6 से 10 पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये PT के पॉइंट ऑफ व्यू से है, केवल और केवल PT के पॉइंट ऑफ व्यू से है। साइंस आपके मेंस में नहीं आता है बंधुओं, साइंस आपके मेंस में नहीं आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। केवल और केवल PT एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। रेफरेंस बुक की अगर हम लोग बात करें, बुक लिस्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत ही केवल एक मात्र बुक पढ़िएगा। किसी कोचिंग का नोट्स का अगर आपके पास में हो, किसी कोचिंग को अगर आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ अगर मास्टर साहब आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। उसके अलावा एक ही बुक आपको पढ़ना है, मत लीजिएगा अलग अलग बुक भरे पड़े हैं। कई सारे लोग तो DD बसु उठा लेते हैं, क्यों उठा रहे हैं आप? वो हिंदी मीडियम के लिए कतई नहीं है, इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ भी लें, UPSC वाले पढ़ भी लें, आपके लिए कतई नहीं है वो। M लक्ष्मीकांत मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, शानदार बुक है, एकमात्र बुक है जिससे आपका PT मेंस दोनों पार लग जाएगा। GS1 के लिए अगर आपको थोड़ा सा और इतिहास पढ़ने का शौकीन हो मेरे जैसे, तो आप BL ग्रोवर के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। शानदार बुक है, अद्भुत बुक है। बुक और भी चाहिए हो मॉडर्न हिस्ट्री का तो मुझसे पूछ लेना आप, इतने बुक बताऊँगा कि आप पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओगे। लेकिन स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए और 11th 12th की ओल्ड NCERT, बस और कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, छूना ही नहीं है ना।
भूगोल के लिए, भूगोल और इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि आई इसकी क्विक ज्योग्राफी और क्विक इकोनॉमिक्स, अलग अलग बुक आती है। क्विक इकोनॉमिक्स और क्विक ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश सारे में अवेलेबल है, ये सारे बुक जो मैं बता रहा हूँ, तो वो आप ले लेंगे तो मोर देन एनफ होगा। उसके अलावा एक भी बुक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, पहले एनसीईआरटी फिर रेफरेंस बुक। बिहार स्पेशल को लेकर बिहार समग्र आप ले सकते हैं, कई सारे क्राउन के पढ़ते हैं, कई सारे इम्तियाज अहमद पढ़ते हैं, केबीसी नैनो पढ़ते हैं। मैं दृष्टि आई इसका बिहार समग्र सजेस्ट करता हूं क्योंकि उसमें एरर कम है, मिस्टेक कम है, इसलिए वो बुक आप पढ़ सकते हैं। इतना हो गया आपका बुक लिस्ट। बुक लिस्ट मैंने आपको बताया है, सिलेबस मैंने आपको बताया है, कैसे पढ़ना है ये भी मैंने आपको बताया है। अब आते हैं उत्तर लेखन की तरफ में, लेकिन पहले सवाल देख लीजिएगा। देखिए GS1 का ये पेपर है, GS1 का पेपर है, 69 BPSC का पेपर है। किसका बंधुओं? 69 BPSC का पेपर है GS1 का। आप देखिए ज़रा ध्यानपूर्वक इसमें, ये क्या है, तो ये सारे शॉर्ट आंसर हैं, इन सभी को लिखना है, इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है, ये अनिवार्य है, ये सारे लिखने हैं इसमें से। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 8 नंबर का है तो कितने में, तो 8 गुना 10 यानी कि कम से कम 80 से 100 शब्दों में इसको लिखना है। मैंने आपको क्या फार्मूला बताया, जितने नंबर का है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कम से कम उतने शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन शब्दों का भी झंझट मैं आपका आज ख़त्म कर देता हूँ। एग्जामिनेशन में होता क्या है, तो ये क्वेश्चन रहता है और इसके नीचे आपको स्पेस दिया हुआ रहता है। जैसे 8 नंबर के अगर आप देखेंगे तो एक पूरा A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए और उसके पीछे का आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पेपर ले सकते हैं। इतना स्पेस में आपको 8 नंबर का क्वेश्चन लिखना होता है। लेकिन होता क्या है दरअसल में, अगर आप सारे प्रश्न को इतना स्पेस भर भर के लिखने लग गए तो आपके सवाल छूटने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको जितना इच्छा हो, जितने में सवाल का डिमांड पूरा हो जाए उतने शब्दों में लिख दीजिए। एग्जामिनेशन में क्योंकि जगह छोड़े होते हैं दोनों साइड से, इसलिए बीच में ही लिखना होता है। स्पेस तुलनात्मक रूप में सवाल के अकॉर्डिंग सही रहता है। तो यानी कि 8 नंबर का अगर सवाल है तो यानी कि आपको 80 से 100 शब्दों में आपको इसको लिखना होता है। अगर क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल हो रही है 120 वर्ड में तो कोई वहाँ पर गिनने नहीं जाएगा, बस जितना स्पेस दिया हुआ है उतने में आप लिख देंगे तो आपका आंसर पूर्ण माना जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि कॉपी भरने के चक्कर में कई बार क्या होता है, अगर आप स्पीड आपका ख़राब है लिखने का तो आपके सवाल छूटने के चांस होते हैं, जो कभी भी नहीं छूटना चाहिए, सवाल नहीं छूटना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर के लिए दिया हुआ है। ये देखिए 38 नंबर का सवाल है, इसको 380 वर्ड में लिखना है, यानी कि अप्रॉक्स 4 पेज में इसको पूरा करना है। 4 पेज लिखने में भी आपको कितना देर लगता है रूम पर, आधा घंटा 45 मिनट आप लगा देते होंगे, 1 घंटा भी लगता होगा आपको लिखने में एक लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर। एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं GS2 में। GS1 में आपको बड़े बड़े स्टैटिक्स के सवाल सॉल्व करने होते हैं। इन दोनों में से कोई एक लिखना था, इन दोनों में से कोई एक लिखना था। चौथा में फिर देखिए सारे के सारे शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं। 5वां में इन दोनों में से कोई एक लिखना था। 6ठा में इन दोनों में से कोई एक लिखना था। सारे सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, उसके बाद से स्टैटिक्स शुरू हो जाता है। ये GS1 का पेपर था। GS2 का मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ। देखिए GS2 का पेपर है, GS2 का पेपर है, सारे शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं। इन दोनों में से कोई एक को लिखना है आपको, इन दोनों में से कोई एक को लिखना है। फिर ये सारे शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं, सारे शॉर्ट आंसर इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, इन दोनों में से किसी एक को। फिर सारे शॉर्ट आंसर आ जाएंगे खंड 3 में। 3 खंडों में सवाल होते हैं, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। तीनों खंड में एक एक सवाल जो होते हैं वो शॉर्ट आंसर के होते हैं, बाकी 2 सवाल लॉन्ग फॉर्मेट के होते हैं। एक एक सवाल शॉर्ट आंसर के, बाकी 2 सवाल जो होते हैं ये लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल होते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपका स्पीड इतना होना चाहिए कि एक शॉर्ट आंसर में आपको 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट का समय लगना चाहिए। आप एक बार देखिए रूम पर प्रैक्टिस करते के दौरान, मैं भी आपको करवाऊंगा जब GS1 हम लोग शुरू करेंगे ना आंसर राइटिंग में, तब मैं आपको करवाता हूं कि भाई शॉर्ट आंसर लिखिए, 2-2 सवाल दूंगा मैं आपको और उसको 100 शब्दों में लिखना होता है। उससे पार जैसे ही आप जाते हैं आपका कॉपी काट दिया जाता है। इसी प्रकार से चेक होता है मेरे पास। तो ये सारे शॉर्ट आंसर के हो गए। अब जरा आंसर राइटिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। वैसे आंसर राइटिंग का डेडिकेटेड वीडियो आपको अलग से मिलेगा, अलग से भी दूंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा एक मैं चेक आंसर दिखा देता हूँ आपको। देखिए सवाल दिया था मैंने कि गरीबी क्या है, भारत में आपके अनुसार गरीबी निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। ये सवाल मैंने लिखने के लिए दिया था, अच्छा लिखा इन्होंने, और सभी स्टेप बाय स्टेप चेक करके इनको मार्क्स दिए जाते हैं। इसी प्रकार से कॉपी चेक होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा जिस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, कि अभी के दौरान सबसे पहला बेसिक सवाल तो यही आता है कि अभी के दौरान वर्तमान में अगर हम लोग शुरू करें तो किस प्रकार से पढ़ा जाए।
सबसे बेसिक चीज़ यही होता है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान के दौरान पढ़ें हम। देखिए, एक छोटा सा रूटीन आपको पर डे का बनाना चाहिए, जिसमें सबसे पहला चीज़ क्या रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सबसे अंत में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं, एक सेकंड आपका बर्बाद ना हो। एक रूटीन होना चाहिए आपका पर्टिकुलरली 1 ईयर के लिए फिक्स कर लीजिएगा इस चीज़ को। कभी कभार ऐसा होगा, मैक्सिमम बार ऐसा होगा कि आप पालन नहीं कर पाएंगे, बीच बीच में सीक्वेंस टूट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सभी के साथ होता है, आपके साथ भी होगा। आपके जब हाथ की सारी उंगलियां समान नहीं होती हैं तो सप्ताह में सभी दिन आप एक समान नहीं पढ़ पाएंगे। जो हाउसवाइफ हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं फुल फ्लेज में तैयारी कर, उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। एक रूटीन आपका प्रॉपर होना चाहिए तैयारी के दौरान। किस चीज़ का रूटीन होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए पढ़ाई का, स्टडी का रूटीन होना चाहिए, बाकी चीज़ का नहीं होना। आपके अपने हिसाब से तय कीजिएगा। स्टडी का केवल मैं पढ़ाई की चर्चा कर रहा हूँ, बाकी आपका लाइफ स्टाइल जैसा है आप उसको मैनेज कीजिए। इसमें एक होना चाहिए कि पर डे मुझे 1 आवर से 1.5 घंटा 1.5 आवर जो है इसको करंट अफेयर को लेकर देना है। एक वीडियो देखिए डेली जो मैं वीडियो देता हूँ करंट अफेयर न्यूज़पेपर डिस्कशन का, उसके साथ में कोई एक मंथली मैगजीन अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अपना भी चैनल का मैगजीन आएगा, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस का मैगजीन आएगा मंथली, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी एक विजन पढ़ सकते हैं, किसी का भी कोई भी एक मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। उसको आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, पर मंथ पढ़ना पड़ेगा। मंथली मैगजीन का कभी भी नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि मंथली मैगजीन नोट्स ही होता है। करंट अफेयर के आपको चैनल पे अगर आप आंसर राइटिंग में जुड़ेंगे तो मैं आपको डिस्कशन का PDF भी दे दूंगा, तो वो भी आपका हो जाएगा। इसलिए नोट्स बनाने से बचिएगा। हाँ, कहीं से अगर आप खुद से नोट्स बना रहे करंट अफेयर का तो कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टडी आवर होना चाहिए। 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर पढ़ा मैंने, और 3-3 घंटे का 2 सब्जेक्ट का होना चाहिए रूटीन, कि 3 घंटे मुझे ज्योग्राफी आज पढ़ना है, या 2 घंटे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, 3 घंटे मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। और इसमें एक टारगेट होना चाहिए, 3 घंटे मुझे 4 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है, या 1 चैप्टर पढ़ना है। पढ़ना ही है। पर डे का टारगेट, पर वीक का, पर मंथ का, इस प्रकार से होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कहीं पर भी नहीं बताते हैं कोई। अगर आप नहीं करेंगे इस चीज़ को तो नहीं हो पाता है, बहुत कठिन है एग्ज़ाम, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कितने देर का हो गया, ये हो गया लगभग में 7 घंटे का हो गया, या 5 घंटे का भी हो गया। जैसे 2-2 आवर अगर आप कर लेंगे तो 1 से 1.5 घंटा मिलाकर लगभग में 5-5.5 घंटे का हो गया। एक चीज़ और रखना है रोज़, वो है 1 आवर करीब में मुझे लिखने पर देना है, उत्तर राइटिंग पर देना है, आंसर लिखना ही लिखना है। 1 घंटे तो रोज़ कलम चलाना ही चलाना है। शुरुआत में देख करके आप लिखेंगे, बुक से हेल्प लेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, इंटरनेट से सर्च करेंगे, लेकिन परम आवश्यक है आपका कलम चलाना। दिमाग में पॉइंट्स होते हैं, हाथ से नहीं लिख पाते हैं। मैं आपको आंसर राइटिंग के वीडियोज़ के लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। BPSC मेंस गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आंसर राइटिंग के वीडियो हैं, वहाँ पर जाकर उसे देखिएगा। आंसर राइटिंग डेली 1 आवर करना ही करना है, अभी से करना है, गलत ही करना है। कुछ भी गाना ही लिख देंगे अगर आंसर नहीं आएगा, लेकिन करना ही है। ये चीज़ आवश्यक होता है, इसके बिना आप नई शुरुआत कर पाएंगे लिखने का। भले ही आप कोई नौकरी करते हों, हाउसवाइफ हों, कुछ भी करते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप 1 घंटा रोज़ नहीं लिखेंगे तो 3 घंटे में आपको 20 सवाल लिखने की कैपेसिटी तो कभी डेवलप होगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले प्रैक्टिस करके 3 घंटे में 20 सवाल लिख लेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे आज जो 70 BPSC के लिए आंसर राइटिंग की कोशिश कर रहे हैं ना, कि अब सीख जाएं, नवंबर में एग्ज़ाम है और आज सीख जाएं, नहीं होने वाला उतनी आसानी से, बहुत मेहनत लगेगा उनको। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 3-4 चीज़ें तो होनी चाहिए। 1 आवर करंट, 2 सब्जेक्ट कोई भी पैरेलल में 2 आवर से 3 आवर पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और 1 घंटा आंसर राइटिंग को लेकर। जिनका जॉब है, अगर इतना समय आपको नहीं मिलता है तो आप 1 सब्जेक्ट लेकर चलिए, लेकिन 1 से आधा घंटा लिखने पर दीजिए, 1 घंटे करंट पर दीजिए, और 1 सब्जेक्ट लेकर चलिए। आपको ज़्यादा दिनों में तैयार करना होगा, लेकिन तैयार करने का सबसे उचित समय यही है। ये मुझे आपको समझाना था। मैंने आपको आंसर राइटिंग का भी समझाया है, ग्रुप के बारे में भी बता दिया है। ग्रुप का अगर चार्ज की हम लोग बात करेंगे ना, तो छोटा सा ही रखा है मैंने, 299 पर मंथ है। ये 300 रुपये पर मंथ में आपको वो चीज़ मैं दे रहा हूँ जो आप फाउंडेशन कोर्स कहीं पर ज्वाइन कर लीजिए। आंसर कोचिंग का फुल फ्लेज कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आंसर राइटिंग वहाँ पर आपको सिखा दे
मुझे आके बोलिएगा, मैं आपको फ्री में सिखा दूंगा। नहीं सिखाते हैं कोई भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। 299 पर मंथ का है, 2 मंथ का लेंगे तो 550 का है, 6 मंथ का लेंगे तो और कम प्राइस पड़ेगा, 1 ईयर का अगर लेते हैं तो आपको और भी कम प्राइस पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर का लीजिएगा, क्योंकि 1 महीने में तो आप लिखना नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हाथ पकड़ के लिखना सिखाया है मैंने, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ अगर लेना हो तो 6 मंथ या 1 ईयर का लीजिएगा, अगर कंप्लीट सीखना हो तो। पढ़िए और पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।